बांग्लादेश में शेख हसीना यूनुस सरकार के निशाने पर हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है। जिस तरह से उन्हें बीते बरस सत्ता से बेदखल कर मुल्क को छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था, उससे तो यह तय हो गया था कि आने वाले वक्त में अवामी लीग के बाकी लोग भी निशाने पर होंगे। लेकिन पार्टी को निशाना बनाते बनाते बांग्लादेश अपने ही इतिहास पर भी हमला करेगा, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। लेकिन आज की तारीख में यह हो भी रहा है। जिसने मुल्क की बुनियाद रखी, उन्हीं के चेहरे पर कालिक पोती जा रही है, उन्हीं की निशानियों को बदरंग किया जा रहा है। इससे भी दिलचस्प यह है कि ऐसा होते देख खामोश ना रहने वालों को सबक सिखाया जा रहा है, खासकर उन्हें जो सरकार और उसके सलाहकारों की आलोचना कर रहे हैं। ये सारे इशारे इस बात का पुख्ता करते हैं कि जमहूरियत अब बांग्लादेश में इतिहास हो चुका है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अपने खास मेहमानों के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे। बांग्लादेश अब सियासी हस्तियों, हिंदुओं और धर्मगुरुओं को छोड़कर उन लोगों का भी शिकार करने लगा है जो अंतरिम सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, फिर चाहे वो कोई भी। इसी कड़ी में यहां अब मशहूर एक्ट्रेस मेहर अफरोज की गिरफ्तारी की गई। ये गिरफ्तारी गुरुवार की रात अफरोज पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अंतरिम सरकार और साथ ही उनके प्रेस सलाहकार की आलोचना का आरोप है। अफरोज की गिरफ्तारी ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने की। अफरोज बांग्लादेश की नेशनल अवार्ड विनर है और सियासी परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता मोहम्मद अली अवामी लीग से जुड़े हैं। उनकी मां भी सांसद रह चुकी हैं, जबकि अफरोज खुद अवामी लीग से चुनाव लड़ चुकी हैं। अफरोज पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने अफरोज के पिता के घर को भी गुरुवार को निशाना बनाते हुए उसमें आग लगा दी। इससे पहले बुधवार को अवामी लीग की नेता और भारत में शरण लिए हुए शेख हसीना के ऑनलाइन भाषण पर हंगामा मच गया। शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के धानमंडी में मौजूद बंगले, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय घोषित किया गया है, उस पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया, बुलडोजर चलाया गया। वहीं यूनुस सरकार ने इस मामले में भारत सरकार के रवैये पर सवाल उठा दिए। इन सारे हालात के बीच बांग्लादेश में दोबारा हुई हिंसा पर वहां की सरकार घड़ियाली आंसू बहा रही है। दूसरी तरफ शेख हसीना ने प्रत्यर्पण को लेकर भारत पर दबाव बना रही है। बांग्लादेश का दोहरा चरित्र बताता है कि किस तरह वो दूसरे के हाथों में खेल रहा है। ये दूसरा कौन है, ये भी जग जाहिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ सलाउद्दीन सोएब चौधरी जी जुड़ेंगे, पत्रकार हैं बांग्लादेश के। लेकिन सबसे पहले UK देवनाथ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बांग्लादेश में हो क्या रहा है? जमहूरियत कही तो जा रही है, लेकिन जमहूरियत दिख नहीं जा रही है। जमहूरियत का मतलब यह होता है कि सरकार की आप आलोचना कर सकें, आपको इतना हक होता है, बोलने की आजादी होती है, बोलने की स्वतंत्रता होती है, लिखने की आजादी होती है। लेकिन बांग्लादेश में यह सब कुछ अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश में कट्टरवादी ताकत जो है, उनको पता है कि अगर उन्होंने जमहूरियत को यानी लोकतंत्र को आगे आने दिया तो वह पावर में नहीं रहेंगे। मोहम्मद यूनुस के जितने सपोर्टर्स हैं, चाहे वो BNP से हों, जमाते इस्लामी के लोग हों, या मुस्लिम छात्र शिविर के बच्चे हों, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, इन सब उग्रवादी तत्वों को ये मालूम है कि बांग्लादेश में ये इनके इन प्रकारेन उनको अवामी लीग को बाहर रखना है। शेख हसीना को बांग्लादेश में ले जाकर उनके ऊपर एक कंगारू कोर्ट करके शायद उनको आजीवन कारावास में रखना है, या शायद सजाए मौत देनी है। क्योंकि ऐसा करके ही वो आने वाले इलेक्शंस में, जाहिर बात है इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में वहां इलेक्शन होंगे। अगर अवामी लीग जिंदा रहती है, अगर शेख हसीना रहती हैं, तो इन सब जिहादी तत्वों को मालूम है कि वह इलेक्शन में जीतेंगे नहीं। इसीलिए वो ये इनके इन प्रकार साम दान दंड भेद लगाकर वहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं,
भारत विरोधी एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हैं। बांग्लादेश में हो ये रहा है कि भारत विरोधी आवाज करके वह अपने लिए, जो अभी अंतरिम सरकार है, वो अपने लिए सहानुभूति जुटा रही है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ये तो बहुत ही शॉर्ट साइटेड पॉलिसी है। वो दिन दूर नहीं जब लोग बांग्लादेश के आम आवाम परेशान होके भारत के साथ फिर से दोस्ती की आहें भरेंगे। जी, वो आहें भरेंगे और चाहेंगे कि भारत के साथ दोस्ती हो। मेजर जनरल रिटायर AK सिवाज जी एक बांग्लादेश की अभिनेत्री हैं मेहर अफरोज, जिन्हें अभी डिटेन कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप लगा है कि उन पर राजद्रोह का। कहा यह गया है कि फेसबुक पर उन्होंने सरकार की आलोचना कर दी और यह बात सरकार को नागवार गुजरी। दूसरी बात, उनके पिता जो हैं, उनके घर को, मोहम्मद अली साहब के घर को न सिर्फ तोड़ा गया, फोड़ा गया, बल्कि घर को ही जला दिया गया। यानी पीड़ित को न सिर्फ आरोपी बनाया गया, बल्कि अब उसे दोषी बनाने की कवायद भी शुरू हो गई, क्योंकि उसने सरकार की आलोचना की। हाँ, देखो, सच्चाई यह है कि अभी जो हालात हैं बांग्लादेश के, वो काफ़ी नाजुक है। इसमें कोई शक नहीं कि जो मोहम्मद यूनुस है, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं, वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो थे नहीं। उनको तो पैराट्रूप करके डीप स्टेट अमेरिका के ने भेजा है और उन्होंने डिस्टेबलाइज किया है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को। तो ये सच्चाई है कि आज वो एक मुखड़ा बन गए हैं। असली पावर तो जमात इस्लामी और बांग्लादेश मुजाहिदीन के पास है। आज वहां पर आतंकवाद का माहौल है। रेडिकल एलिमेंट जो हैं, दे आर कॉलिंग द शॉट। और ये सच्चाई है कि सिचुएशन दिन पे दिन खराब होती जा रही है। मगर ये भी बात में दम है कि अब मोहम्मद यूनुस को भी डर लगने लगा है जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं यूएस में, क्योंकि उनको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनुस को लाइक नहीं करते। मोहम्मद यूनुस एक प्रकार डेमोक्रेट का एक पैंदा है, जिसको ने हिलेरी क्लिंटन के इलेक्शन के अंदर भी काफ़ी पैसा लगाया था, बाराक ओबामा के भी क्लोज थे। तो अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही जो यूएस एड थी उसको भी बंद कर दिया बांग्लादेश को, और बाकी देश में, पर बांग्लादेश मेन था। और ये बहुत जरूरी है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि रोहिंग्या जो 10 लाख बैठे हुए हैं, उनको खाना पीना सब कुछ उस एड से मिलता था, वो सब बंद हो चुका है। सच्चाई ये है कि आज की तारीख में बांग्लादेश के अंदर एक अनार्की हो रही है। वहां पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। ये जितने भी अवामी लीग के समर्थक हैं या जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और एक प्रकार से सिचुएशन इतनी खराब होती जा रही है कि जो बांग्लादेश की इकॉनमी पाकिस्तान से काफ़ी आगे थी, आज वो धीरे धीरे बिल्कुल गिरने के कगार पे है। जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनकी अच्छा कर रही थी, वो भी 70% कहते हैं ठप हो गई है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश इज गोइंग इन अ पाकिस्तान वे। बांग्लादेश में हो क्या रहा है, लेकिन मुझे लगता है, मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंट ओपिनियन रखता हूं। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, मैं कह रहा हूं कि अफगानिस्तान के रास्ते पे चल रहा है वो। हाँ बिल्कुल, वो आपका बात ठीक है, क्योंकि ये अफगानिस्तान तो सीधा नहीं जा सकता ना, इट विल गो थ्रू अ पाकिस्तान रूट। तो ये सच्चाई है जो आप कह रहे हो कि आप मुझे मार, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। एक बांग्लादेश जो कि इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कर रहा था, उसका पर कैपिटा इनकम वन पॉइंट ऑफ टाइम भारत से भी ज्यादा हो गया था। उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉप थी। आज वो किस हालात में है आप देख सकते हैं। वहां पर जिस प्रकार से आतंकवाद बढ़ रहा है, रेडिकल एलिमेंट बढ़ रहे हैं, भारत के लिए क्या चिंता का विषय, वो हमें बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि हो क्या रहा है कि तीन चीजें, एक तो ISI अपना गढ़ बना रहा है, और जो चीन है वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव से अपने एक प्रकार प्रोजेक्ट लेने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश में। पाकिस्तान क्या कर सकता, पाकिस्तान क्या करेगा? जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो शांति आई थी, उसका वन ऑफ द मेन रीजन था शेख हसीना का एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, उनकी एक प्रकार से बेसिस थी चिटागोंग हिल में। जब वो 2009 को आई थी तो उसने वो सभी बेसिस को तोड़ दिया था, चाहे वो NSCN-IM की थी, NSCN खपरांग की थी, PLA की थी, या आपका जो उल्फा थे, या NDFB थी। वहां पर मैं 3 साल उस टाइम बटालियन कमांड कर रहा था। मुझे मालूम है किस प्रकार से ये सारे कैंप भूटान से बांग्लादेश आ गए थे। मगर जैसे शेख हसीना आई, उसने इनके ऊपर एक्शन लिया और ये
वहां से सब भाग गए और राजकोवा जो नंबर 2 था उल्फा का, वो भारत को दे दिया। तो सच्चाई यह है कि अब हो क्या रहा है, पाकिस्तान की जो आईएसआई है, पाकिस्तान की आईएसआई को ले जाया गया कहां पर, चिटागोंग हिल्स में, जहां जिससे वो एक्सट्रीमिस्ट के कैंप्स को दोबारा स्टार्ट करते हैं, या राजपुरा में कहां पर, वो चुंबी वैली जो कि एक प्रकार से चिकन नेक है, वहां पर प्रेशर डालने के लिए भारत में। तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट आज की तारीख में ये मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट ट्राई करा रही है। वो मुझे नहीं लग रहा कि अपने देश का कोई हित चाहते हैं। नहीं, लेकिन एक सवाल यूके देवनाथ जी इसमें यह भी उठता है कि अगर हालात इसी तरह से रहे तो गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। अभी तो आप एक तरफा कर रहे हो, दूसरी तरफ से भी तो वार होगा, फिर तो वो तो गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। हर जगह केवल मारकाठी मची रहेगी और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे मुल्क पर पड़ेगा। आशीष, ये गौरतलब बात है कि बांग्लादेश की जो सरकार है वो अभी चुनी हुई सरकार नहीं है। एक और चीज जिसमें कोई संदेह नहीं है कि बांग्लादेश में ज्यादातर लोग जो हैं वो अवामी लीग के समर्थन हैं, हिंदू भी और दूसरी माइनॉरिटीज भी। बांग्लादेश में जितने प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, बुद्धिजीवी, फिलोसफर्स हैं, वो सब अवामी लीग के समर्थक हैं। ये तो सिर्फ दूर दराज के गांव में जो अनपढ़ लोग हैं या भारत से गए हुए जो बिहारी मुस्लिम हैं वो सपोर्ट करते हैं बीएनपी को या जमात जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को। ये भी इंपॉर्टेंट है समझना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कि भारत से जो लाखों की तादाद में आजादी के बाद बिहारी मुस्लिम बांग्लादेश चले गए, वो बंगाली नहीं बोलते थे। उन्होंने उस समय के ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में जाकर इनके माता पिता या दादा दादी ने बंगाली सीखी। ये लोग जो हैं हिंदी भाषी थे और इन्होंने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया, 1971 के पहले भी, 1971 के युद्ध के दौरान भी। 1971 के युद्ध के दौरान ये जो बिहारी मुस्लिम्स थे जिन्होंने की बाद में बीएनपी नाम की पार्टी को बनने में मदद की, इन लोगों ने 1971 के युद्ध के दौरान जो मुक्ति वाहिनी थी उसके विरुद्ध काम किया। इन लोगों ने बीएनपी और ये जो बिहारी मुस्लिम्स हैं, इन लोगों ने और जमात के जो लोग हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट किया 1971 के बांग्लादेश नरसंहार के समय। तो अभी भी अगर वहां आप जाकर अगर भय का माहौल ना हो तो आधी से ज्यादा देश की जो आबादी है वो अवामी लीग की सपोर्टर है। सिर्फ भय के कारण लोग चुपचाप बैठे हैं। आज भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दे, अवामी लीग को रिकॉग्निशन एक मौका दे इलेक्शन लड़ने का और शेख हसीना को जाकर वापस चुनाव प्रचार करने का एक मौका दें, तो जाहिर बात है कि बीएनपी या ये जो मुस्लिम जिहादी एलिमेंट्स हैं धार्मिक। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर आप यूके देवनाथ जी उठा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कराई जाए। इसका जवाब मैं एक ही शिवाजी आपसे ले लेता हूं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब है कि सभी पार्टियों को मतदान में या फिर जनता के बीच जाने का मौका मिले। अवामी लीग की स्थिति क्या है बांग्लादेश में, ये हम सब जान रहे हैं कि अगर कोई अवामी लीग के समर्थन में बोलता है तो उसके साथ क्या होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा। क्या अगर कोई कैंडिडेट अवामी लीग की तरफ से उठता है या फिर चुनाव लड़ता है तो उसकी सिक्योरिटी की हिफाजत कौन करेगा, वो भी तब जब हम ये देख रहे हैं कि सेना में भी बांग्लादेश की 3 अलग अलग हिस्से बन गए हैं। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई क्या आशीष, आपको यह समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे टाइम पास होगा आप देखेंगे कि मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट आवाज स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे ये आए थे कि हम इकोनॉमी को सुधारेंगे और हम काफी बदलाव लाएंगे, तो बदलाव तो ला दिया ना। नहीं, ये बदलाव तो अच्छा नहीं है, ये तो गिरा देगा बांग्लादेश को, डुबा देगा बांग्लादेश का। मैं आपको एक सच्चाई प्रस्तुत करता हूं जो बांग्लादेश में होगा क्या। मैं ये मानता हूं आज की तारीख में एंटी इंडिया सेंटीमेंट और अवामी लीग के अगेंस्ट बहुत कुछ है, मगर ये भी सच्चाई, अगर वाकई बात ठीक है, अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री होते हैं तो एक बहुत बड़ा पक्ता है जो कि अवामी लीग का है 35 से 40% के करीब। आज वो साइलेंट हैं क्योंकि उनके ऊपर एक प्रकार से जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनके ऊपर वायलेंस यूज हो रहा है। ये जमातें कर रहा है या बांग्लादेश मुजाहिदीन या आईएसआई का ऑर्केस्ट्रेटेड है। ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा क्योंकि जो बीएनपी है, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी,
वो भी नहीं चाहती कि इन ऐसे एलिमेंट, वो भी चाहते हैं इलेक्शन जल्दी हो। और मुझे लगता नहीं कि ये जो मोहम्मद यूनुस है इलेक्शन कराएगा, ये किसी न किसी वजह से इलेक्शन को टालता रहेगा। और ऐसे में आप देखें विरोध प्रकट होगा, ये विरोध आएगा बांग्लादेश से ही, क्योंकि ये मोहम्मद यूनुस जो है एक मुखड़ा है, ये इसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। अगर इसके अंदर हिम्मत और ताकत या काबिलियत होती तो ये सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता। अभी 6 महीने से ज्यादा हो गया, क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि ये एक प्रकार से ऐसा मुखड़ा है जिसने आईएसआई को लूज रोप दे रखा है, जमाते इस्लामी मुजाहिदीन बांग्लादेश को दे रखा है, इधर से रोहिंग्या इनके ऊपर हमले कर रहे हैं ईस्टर्न बांग्लादेश में। और रोहिंग्या के साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो अराकान आर्मी ने हमले किए हैं, रोहिंग्या को ये भारत में भेजने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि ये सक्सेसफुल रहेंगे, ये देश को डुबो देंगे। और मुझे लगता है आवाज तो इनकी आवाम से आएगी। ऐसा कोई देश देखा है जो कि अपना फादर ऑफ नेशन, जिसने पता है शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी जिंदगी दावे पे लगा के बांग्लादेश की आजादी ली, आज उसी की जो भी कोई निशानी थी उसको तोड़ दे और ये कहें कि वो एक ट्रेटर है। ये मैं लगता है कि इससे ज्यादा ऐसा देश नहीं हो सकता जो कि अपने ही पूर्वजों को भूल जाए। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश रियलाइज करेगा अपनी मिस्टेक, मगर अभी माहौल ठीक नहीं है। अभी माहौल जो है वो एंटी इंडिया और एंटी आपको अवामी लीग है। मगर जिस तरीके से ये अब लेके जा रहा है मोहम्मद यूनुस, गवर्नमेंट से अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं कर पा रहा है और आतंकवाद बढ़ रहा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है कि जो रोहिंग्याज हैं, जो 10 लाख के करीब बिठा रखे थे इन्होंने बॉर्डर कोक्स बाजार में, वो अब अंदर की तरफ आ रहे हैं बांग्लादेश में और भारत की तरफ भी आ रहे हैं। अराकान आर्मी ईस्टर्न बांग्लादेश में बहुत सक्रिय है। तो मुझे लगता नहीं कि ये ज्यादा देर तक इसकी सिचुएशन चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या एक्शन लेते हैं? जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री 12 और 13 तारीख को अभी यूएस में जाएंगे, क्या बातचीत होती है, उससे भी बड़ा इशारा काफी होगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनुस को बिल्कुल लाइक नहीं करते। उनको पता है ये एक मुखड़ा था डेमोक्रेट्स का, डीप स्टेट का, ये देश को डुबो देगा। और जिस प्रकार से बांग्लादेश के हालात, आपने इशारा किया था पाकिस्तान नहीं अफगानिस्तान, हाँ मुझे लगता है अफगानिस्तान से भी ये नीचे चला जाएगा, अनारकी आएगी, उनकी जो इकोनॉमी थी वो डूब जाएगी। अब ये पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे, कटोरा लेके ये भी स्टार्ट कर देंगे पाकिस्तान की तरह आईएम से लोन या वर्ल्ड बैंक से। और ये सारी सिचुएशन जो है ये क्रिएट की है एक ही गलती से, जो अमेरिका ने अपनी डीप स्टेट से जो कार्रवाई 5 अगस्त को कराई, वो एक प्रकार बांग्लादेश के लिए आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ी गलती सिद्ध होगी। और मुझे लगता नहीं कि ज्यादा देर तक ये मोहम्मद यूनुस रुक पाएगा या टिक पाएगा। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे, मुझे लगता है सिचुएशन बदलेगी। मगर अगर सिचुएशन नहीं बदलती तो मुझे लगता है बांग्लादेश इज रियली गोइंग इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वे। यूके देवनाथ जी, क्या आपको भी इस बात का एहसास होता है कि जो मोहम्मद यूनुस हैं वो पूरी तरह से पाकिस्तान के आईएसआई की कठपुतली बन चुके हैं, कट्टरपंथियों की कठपुतली बन चुके हैं? वो उतने ही कदम चलते हैं या उतनी ही चीजों को कहते हैं जितना उनको बोला या बताया जाता है, जिसका इंपैक्ट हमें बांग्लादेश में देखने को साफ तौर पर दिख रहा है? आशीष, एकदम सही कहा आपने। मोहम्मद यूनुस जो हैं वो पॉलिटिशियन नहीं है, शायद सोशल वर्कर थे, शायद मानव अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने कुछ काम किया। लेकिन आज बांग्लादेश में वो अपने बलबूते पर एक भी सीट नहीं जीत सकते। वो अगर खुद भी इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे तो शायद उनको 10 वोट नहीं मिलेंगे। ये तो उनको एक टिटुलर यानी नाम के वास्ते एक हेड बनाया हुआ है। अगर आप देखें बांग्लादेश की सरकार अभी तक उनके लिए प्राइम मिनिस्टर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, बस कहते हैं जी चीफ एडवाइजर है। मोहम्मद यूनुस की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो नहीं जानते कि उनको किसी दिन भी ये उठाकर यूज एंड थ्रो। अगर आज बांग्लादेश के जो कट्टरवादी हैं, अगर इनको लगता है कि मोहम्मद यूनुस उनका जो आदेश है उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने दूध में पड़ी मक्खी की तरह से मोहम्मद यूनुस को निकालकर फेंक देना है। मोहम्मद यूनुस अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं आप देखेंगे, उसके बाद उनको कोई भी पूछेगा नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ा जा रहा है। इलेक्शन इस तरह से कराए जाएंगे जिसमें कि
एक कृत्रिम तरीके से वहां पे जो सरकार बनेगी उसमें बीएमपी के लोग होंगे, उसमें जमाते इस्लामी के लोग होंगे, मुस्लिम छात्र शिविर के जो कैंडिडेट्स वही होंगे। तो ये जब आर्टिफिशियल सरकार आ जाएगी तो इन्होंने अपने ही नुमाइंदे को प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज देने हैं। मोहम्मद यूनुस को इन्होंने वापस एक हवाई जहाज में बिठाकर यूरोप या अमेरिका में भेज देना है जी। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है यूके देवनाथ जी, वो हमारे मुल्क पर तो आएगा ना। अगर वहां गृह युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं, या वहां कट्टरपंथी जो हैं वो शीर्ष पदों पर बैठ जाते हैं, या अगर चुनाव के बाद कट्टरपंथियों की ही सरकार बन जाती है, तो भी तो हमारे मुल्क के लिए खतरनाक है ना। हाँ आशीष, इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भारत सरकार ने बहुत पैनी नजर रखी हुई है। विदेश मंत्रालय हर रोज हर घंटे बांग्लादेश में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसको भांप रहा है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी सूंघ सूंघ कर सरकार को हर मिनट खबर दे रही है क्या हो रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि जब हमारे विदेश सचिव वहां गए थे तो बातचीत हुई। अभी भी श्री एस जयशंकर जी जो हैं बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में हैं। बांग्लादेश का जो हाई कमीशन भारत में है उनके पास रोज हमारे डिप्लोमेट्स मिलते हैं। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी बांग्लादेश में जो इलेक्शन होंगे उसके बाद जो सरकार चुनकर आएगी वो जनता की असली प्रतिनिधित्व करेगी और भारत सरकार उसके साथ दिल खोलकर डील करेगी। शायद आने वाले समय में आस्ते आस्ते वहां इलेक्शन के बाद ये जो कट्टर एलिमेंट्स हैं, धार्मिक उन्मादी हैं, ये पृष्ठभूमि में चले जाएंगे, ऐसा आकलन है। ये बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखिए इलेक्शन जो अभी सूत्र बता रहे हैं कि अगस्त या फिर सितंबर में करने की बात आ रही है। इसका जवाब मैं एक ही शिवाजी जी आपसे लूंगा। आ रही है, अभी बात ये आ रही है, कंफर्म नहीं है कि सितंबर या अक्टूबर में ये है इलेक्शन करा देंगे। मान लीजिए ये 1-2 महीने और खिंच जाता है, 7-8 महीने में तो बांग्लादेश पूरी तरह से जल जाएगा। हाँ बिल्कुल आशीष, ये इस पर कोई शक नहीं। और मुझे लगता नहीं कि ये सितंबर अक्टूबर में भी कराएंगे, क्योंकि कोई ना कोई बहाना लगा के ये इलेक्शन को हो सकता है आगे की तरफ ले जाएं, 2026 की तरफ। मगर ये सच्चाई है कि वाकई बांग्लादेश जो है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन धीरे धीरे बहुत खराब होती जा रही है। और इतनी बड़ी उसकी इकोनॉमी नहीं थी, कोविड-19 के बाद थोड़ी सी उनकी भी इकोनॉमी डिगमगाई थी, मगर शेख हसीना उसको वापस ट्रैक पे ले आती। मगर मोहम्मद यूनुस जो वैसे तो नोबल लॉरेट हैं ये ग्रामीण बैंक में, मगर इनके ऊपर करप्शन चार्जेस भी बहुत थे और इसीलिए ये देश छोड़ के भागे थे। अब सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से ये देश को लीडरशिप दे रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि देश वापस आएगा। देश तो धीरे धीरे खत्म होने की तरफ जा रहा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 3 बीएमपी के मेंबर्स भी मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप से जाके, वो भी चाहते हैं कि जो ऑपोजिशन, मेन ऑपोजिशन है बीएनपी, वो भी इसके साथ नहीं खड़ी, वो भी चाहते हैं इलेक्शन। कल को मान लो बीएनपी चुन के आती है तो भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं कि जो भी चुन के आए भारत उसके साथ रिलेशनशिप रखने को तैयार है। भारत डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो भी वहां पर सरकार बनती है उसके साथ काम करना चाहता है। मुझे एक चीज और लगती है आशीष, जो हमें बड़े ध्यान से हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करें, फौज का क्या रोल है। क्योंकि आप देखें चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, फौज ने हरदम कंट्रोल किया है। जो आपने 1975 के अंदर जब फादर ऑफ नेशन शेख के फादर जो थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको मारा गया था। जनरल जिया फिर बाद में आए, उनको भी मारा गया। और 1996 के बाद ऐसा हुआ नहीं है, मगर फौज भी ध्यान से देख रही है। जनरल जमान जो थे वो एक प्रकार बहुत क्लोज थे शेख हसीना के, वो रिलेटिव थे। उनका क्या रोल होगा आने वाले समय में, ये भी एक प्रकार से क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि 2 पॉइंट है, एक तो क्या फौज कहीं इंटरफेयर कर सकती है, दूसरा जो फौज ने अभी एक प्रकार से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिया वो अच्छा नहीं है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश काफी सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है बॉर्डर पे, वो बीएसएफ के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। और जो फौज है उसने आईएसआई के हेड को बुलाना और चिटागोंग ले जाना और रंगापाल लेना, वो मुझे लगता नहीं कोई अच्छी पहल थी। क्योंकि भारत फौज के और बांग्लादेश फौज के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। हाँ, अच्छे हैं। और उम्मीद यही हम करेंगे कि जल्द से जल्द बांग्लादेश के जो हालात हैं वो ठीक हो, जल्द से चुनाव हो और एक नई सरकार का गठन हो,
ताकि जो मुल्क अभी बिखरने के कगार पर है संवर जाए, बेहतर होगा। नहीं तो बिखराव के बाद कभी किसी को मिला नहीं है कुछ। AK सिवाज जी आपका, UK देवनाथ जी आपका, आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।